हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट थर्ड करने जा रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक पेपर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जी में इस पेपर को पढ़ाया जा रहा है। और इससे पहले हमने 2 यूनिट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और अपलोड भी कर लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस पेपर की इन यूनिट्स को नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इन दोनों यूनिट्स को पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ई टीचर को, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस भी कर दें बेल आइकन को, ताकि उनको नई नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो सिलेबस जानेंगे, उसके बाद हम कंटेंट वाइज पूरे यूनिट को कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस यूनिट में डायरेक्टली जाने से पहले मैंने यूनिट 2 डाला हुआ है। तो यूनिट 2 में कुछ अपडेट्स या कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स रह गई थी, तो उनको करेक्ट करने के लिए ये 2 स्लाइड्स मैंने यहाँ पे डाली है, जिसको मैं यहाँ दोबारा से रिवाइज करूँगा और आपने देखना है या आपने पढ़ा होगा वहाँ पर सेकंड यूनिट में, तो इनको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। एक बात मैंने यहाँ बताई थी कि जो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस मिला है हिमाचल प्रदेश को, वो मिला था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 1956 में। तो वहाँ पे मैंने जो डेट है वो 54 लिखी है, लेकिन वो है 1 नवंबर 1956। जो सेकंड करेक्शन है, फिर आगे जाके एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसमें जो टाइटल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हिमाचल प्रदेश में जो प्रेजेंट में कैसा है, वो उसके बारे में था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो आपको बताया कि सिर्फ एक ही था। लास्ट स्लाइड में ये बताया था कि एक ही है, सिर्फ शिमला में है। लेकिन अब इस पे भी अपडेट है, या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फैक्चुअल हमने वहाँ पे गलत कर दिया था। तो हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहले 2 थी, उसके बाद 3 और बनाई गई है। तो टोटल अब हमारे पास प्रेजेंटली 5 हैं। उसमें से है शिमला, दूसरा धर्मशाला, उसके बाद सोलन, फिर मंडी और लास्ट में है पालमपुर। ये 3 जो है लास्ट की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो इसी साल बनी हुई है। तो इस प्रकार से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वृद्धि हुई है। तो अब चलते हैं आगे। ये थर्ड यूनिट का सिलेबस है। तो थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से है। अगर आपने लोकल गवर्नेंस के बारे में पहले सुना है, तो लोकल गवर्नेंस का अर्थ है कि हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार के लिए कुछ एक्ट्स बने हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है साइलेंट फीचर, जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हमने करना है। उसके बाद साइलेंट फीचर जो हमने करने हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। और उसके बाद हमने कंपोजिशन एंड फंक्शंस करने हैं ग्राम पंचायत का, और पंचायत समिति हो गई और जिला परिषद हो गया। फिर लास्ट में हमने करना है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल। तो इतना सारा इसका सिलेबस है। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोकल गवर्नेंस के बारे में या लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। लोकल गवर्नमेंट को शॉर्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश के टाइम में हुई है। ब्रिटिश ने इसको स्टार्ट किया था, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं LSG। तो लोकल गवर्नमेंट का साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार की सरकार जो लोकल पीपल्स या स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई होती है, जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने प्रतिनिधि को चुन के आगे भेजते हैं और वो उनके लिए कोई किसी भी प्रकार की पॉलिसी नीति का या निर्माण करती है। तो इसकी शुरुआत, जैसे मैंने आपको बोल दिया, कि ब्रिटिश के टाइम से हो चुकी थी। तो अगर इस पूरे पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इसका मैं आपको ब्रीफ में एक निचोड़ देना दूं, तो मैं इस प्रकार से बोलूंगा कि लोकल गवर्नमेंट का अर्थ है जब हम सेंटर वाली गवर्नेंस सिस्टम को विभाजित करके एक स्टेट सरकार हमने बनाई है, जहाँ पे लोगों को थोड़ा और चांस मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको चुन के भेजते हैं, उनको वो उन लोगों को चुन के भेजते हैं जिनको जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सेंटर में हम अपने एमपीज को भेजते हैं, स्टेट में एमएलए को भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं बोलता हूँ कि डेयर डेमोक्रेसी नहीं है वो, या रियल लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हम चुन रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते ही नहीं है, या उनके टच में नहीं है, या उनको हम असेस कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कितने लोग अपने एमएलए से मिल पाते हैं, या कितने लोग अपने एमपी से मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से जो
गांधीयन अप्रोच या लोकल गवर्नमेंट्स की अप्रोच ये है कि जो पावर की डिवीजन और होनी चाहिए, सेंटर से लेकर अब स्टेट से लेकर जाके इसका एक और लेवल बनाना, ताकि लोग जिनको चुन के भेजे उनके साथ उनका संपर्क आसानी से हो, वो उनके एरिया से हो जहाँ लोग रहते हैं या जहाँ जिनके साथ वो संपर्क कर सके। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि लोकल गवर्नेंस आज के टाइम में आपने अर्बन एरिया में देखा होगा म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, और रूरल एरियाज में होती है आपके प्रधान या पंचायत बोलते हैं, ग्राम पंचायत होती है। जहाँ पे प्रधान है वो प्रधान है, वो मेंबर वो आपके लोकल एरिया के होते हैं। और ऐसे इन लोगों से आप आसानी से मिल सकते हो, आसानी से अपनी डिमांड रख सकते हो, आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हो। तो इस प्रकार के गवर्नेंस सिस्टम को या शासन करने के तरीके को, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लोगों को ये पावर दी जाती है, वो अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं और वो प्रतिनिधि उनके लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार की गवर्नेंस को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग या पाठ या अप्रोच बोल सकते हैं, या विशेषता बोल सकते हैं, उस प्रकार से है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पॉलिसी फॉर्मेशन या नीति बनती है उसका निर्माण बॉटम अप, दो प्रकार के अप्रोचेज हैं नीति पॉलिसी बनाने की। जब आप पॉलिसी साइंस पढ़ेंगे आगे, तो दो प्रकार की अप्रोच यूज होती है कि बॉटम अप, एक होती है टॉप डाउन। बॉटम अप का मतलब है जब कोई भी नीति निर्माण या किसी चीज की योजना, जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम में ग्राम पंचायत लेवल पर नरेगा का वर्क के थ्रू या विभिन्न प्रकार की जो प्लानिंग होती है वो ग्राउंड लेवल पे लोग खुद करते हैं, और वो डिमांड करते हैं कि इस साल हमने ये काम करना है। तो इस प्रकार की जब नीति या प्लानिंग बनती है तो उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग। लेकिन अगर किसी प्रकार की नीति जो सेंटर या हायर लेवल पे बनाई गई हो, उनके द्वारा अपने उनकी सोच समझ के या नीचे लेवल के जो क्या डिमांड्स है, उनके क्या नीड्स है, उनको ना देखे हुए जब ऊपर वाले लोग कोई पॉलिसी या प्रोग्राम बनाते हैं और नीचे जाके ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस प्रकार के अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो कहने का अर्थ ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेशन ऑफ पावर की है। डिसेंट्रलाइज हिंदी में बोलेंगे विकेंद्रीकरण, कि पावर को सेंटर से तोड़ के नीचे तक दे दी है, नीचे ग्रास रूट लेवल तक दे दी है। तो जिससे लोगों को ज़्यादा शक्ति मिली है, लोग अपने पावर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब एक महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की हो, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं ग्रामीण स्वयं सरकार। दूसरा होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी स्थानीय सरकार बोल सकते हैं। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब म्यूनिसिपैलिटीज आपने सुना होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सुना होगा। और रूरल गवर्नमेंट मतलब पंचायत राज, जहाँ पे अपने प्रधान को चुन के भेजते हैं। तो ये दो प्रकार की गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो रिलेट करता है रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय सरकार के साथ रिलेटेड करता है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पहली बार जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, संवैधानिक अधिकार या इसको स्थान मिला। तब से बोल सकते हैं कि किस प्रकार से रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर होनी चाहिए, उनकी फंक्शन क्या क्या होने चाहिए, ये सब इसमें दिए गए हैं। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब 1992 में बना, तो इससे क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और चीजें ऐड हुई। जैसे हमारे इसमें एक नया पार्ट ऐड कर दिया जिसको पार्ट 9 बोलते हैं, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट रूरल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, तो इसमें शेड्यूल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये शेड्यूल 11th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया। और इसमें कुछ अलग से सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। सब्जेक्ट मतलब आपने सुना होगा कि हमारे देश के अंदर जो सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है। यूनियन लिस्ट पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर के तहत कानून बना सकती है, फिर स्टेट लिस्ट में स्टेट के, और कॉन्करेंट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। इसी प्रकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, कुछ विषय दिए हैं जिन पर वो कानून बना सकती हैं। तो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है, ये आगे आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। और ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए कुछ आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं। इस आर्टिकल में इनकी पावर्स दी गई है पंचायत राज या रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की। और ये कहाँ से शुरू होता है, 243 से लेकर 243 ओ तक, ये आपने याद रखना है।
अब जी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हुआ। इसने रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक 3 टियर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 3 टियर मतलब 3 प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है, वो इस प्रकार से। उन्होंने बोला सबसे पहले सबसे निचले स्तर पे होगा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर होगा सबसे ऊपर जिला परिषद। और हिमाचल प्रदेश में देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब 1992 बना, उसके बाद इस एक्ट ने स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी कि वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को अपन जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ में कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत राज एक्ट, उस पे जो गवर्नर की जो साइन मिला, असेंट मिला, वो कब मिला? 22 अप्रैल 1994 को। आप ये डेट याद रखना है। अब ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मैंने 3 टियर जो स्ट्रक्चर बताया, उस प्रकार से आपने ऐसे याद रखना है। सबसे ऊपर जिला परिषद, बीच में पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल का होता है, तो लास्ट में जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बोलते हैं, उसको है ग्राम पंचायत। स्टूडेंट, अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के क्या फीचर हैं। ये आपको सिलेबस में पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे जो इसके आर्टिकल्स जो रिलेटेड है, विभिन्न आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, वो सारे आर्टिकल मैंने यहाँ दिए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे बहुत सारे एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में ये आर्टिकल आएंगे, तो धीरे धीरे आप इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपकी तैयारी होती रहेगी। तो देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 243 जो बताता है कि डेफिनेशन की रूरल गवर्नमेंट होगी क्या, क्या होती है, उसके बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 243 ए, ग्राम सभा के बारे में बताता है। तो ग्राम सभा का मतलब होता है वो किसी भी पंचायत में वो सभी लोग जो 18 साल से ऊपर हो या जो वोटर लिस्ट में होते हैं, उनकी एक सभा होती है, एक मीटिंग होती है, जहाँ पर किसी भी विषय पर चर्चा होती है और उस चर्चा में किसी भी टॉपिक को पास किया जाता है या वोटिंग होती है। तो ऐसे लोगों की लोग जब इकट्ठे होते हैं, वो सारे लोग जो वोटर लिस्ट में होते हैं 18 साल से ऊपर होते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम सभा। उसके बाद है आर्टिकल 243 बी, जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत को किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 243 सी, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत में क्या क्या चीजें होंगी या कौन कौन होंगे, इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीट्स रिजर्व होती है एसटी एससी के लिए, आपने देखा होगा अपने आपके गांव में, प्रधान के लिए, मेंबर्स के लिए, वुमेन्स के लिए। तो इसका उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 243 ई, ड्यूरेशन की कितने साल के लिए होगी, तो नॉर्मली 5 साल की होती है पंचायत की ड्यूरेशन। उसके बाद आर्टिकल 243 एफ, जिसमें ये बताया जाएगा तो किस प्रकार से अगर किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है। उसके बाद आर्टिकल 243 जी, जिसमें ये बताया गया कि पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की क्या क्या होगी। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 243 एच, जिसमें पावर टू इम्पोज टैक्स, देखो टैक्स लेने की, कलेक्ट करने की पावर भी दी गई है पंचायत को, तो ये इस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 243 आई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सेंटर में भी फाइनेंस कमीशन बनता है, स्टेट में भी बनता है, कि जो फाइनेंस पोजीशन कैसी है, या सेंटर से या स्टेट से फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन कितनी मिलनी चाहिए पंचायत लेवल पे, तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनता है। तो उसका उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद 243 जे में ऑडिट और अकाउंट, अकाउंट का लेखा जोखा होता है, तो ये इस आर्टिकल में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 243 के, जिसमें इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि इलेक्शन किस प्रकार से होंगे। उसके बाद आर्टिकल 243 एल, जिसमें एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में लोकल गवर्नेंस सिस्टम कैसा होगा, या इस अमेंडमेंट के तहत कैसे वहाँ का लोकल यूनिट गवर्नेंस बनेगा, वो उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 243 एम आता है, जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन से पार्ट है कुछ कुछ एरिया में जहाँ जहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद आर्टिकल 243 एन, जो ये बताते हैं कि कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, तो कई जगहों से पहले से ही कुछ लॉज रूरल गवर्नमेंट में चल रहे हैं, और वो लॉ एग्जिस्ट करेंगे, चलते रहेंगे। और उसके बाद आर्टिकल है 243 ओ, जिसमें ये बताया कि जो कोर्ट है वो कुछ भी इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो मैटर है लोकल गवर्नेंस के, उनमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 73rd अमेंडमेंट का जो पहला, जो ग्राउंड लेवल का पार्ट है, वो है ग्राम पंचायत, वहां से शुरू करते हैं। तो इस आर्टिकल में, इस पूरे
स्लाइड में मैंने ऐसा लिखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जेनेसिस या स्टार्ट, जेनेसिस का मतलब स्टार्ट रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का कैसे हुआ, जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया और जिसने एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, पार्ट 9, और शेड्यूल जो डाल दिया है वो 11th, तो जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट हैं और जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक चलता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये 3 टियर स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में लिखना है तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए और मटेरियल कैसे प्रेजेंट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है डायग्राम में मैंने पहले ही बताया, पहले ग्राम पंचायत आएगा, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। तो हमने करना है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का क्या मतलब है, तो मैंने यहाँ लिखा कि ग्राम पंचायत मीन्स अ बॉडी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। कहने का अर्थ है कि ग्राम पंचायत मतलब वो सारे लोग जो 18 साल से ऊपर हो, जो वोटर लिस्ट में हो, वो एक ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं। वो लोग जो वोट दे सकते हैं तो वो ग्राम पंचायत का पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जब ग्राम पंचायत में ये सभी लोग असेंबल होते हैं किसी वोट देने के लिए, तो उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और वो प्रतिनिधि उनके लिए काम करते हैं और वो एक लेजिस्लेचर क्रिएट करते हैं। लेजिस्लेचर का अर्थ है कि वो किसी भी प्रकार का लॉ या रूल रेगुलेशन पास कर सकते हैं, जिस प्रकार से स्टेट या सेंटर के लेजिस्लेचर जो रूल या रेगुलेशन को या किसी भी नीति को बनाते हैं। तो आर्टिकल 243 के क्या बोलता है, देयर शैल बी इलेक्शन एट जीपी। जीपी का मतलब होता है ग्राम पंचायत में, ठीक है। इन हिमाचल प्रदेश एट द जीपी देयर विल बी प्रधान, उप प्रधान एंड 1 मेंबर फॉर ईच वार्ड। अब हम पार्टिकुलरली इस यूनिट में ये पढ़ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से होगा। तो जैसे 243 ए में बताया कि एक ग्राम सभा होगी जो कि एज ए लेजिस्लेटर की तरह से काम करेगी आर्टिकल 243 ए के अनुसार, और 243 के अनुसार ये बताया गया कि ग्राम पंचायत लेवल पे इलेक्शन होगा। और हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हम जिनको चुन के भेजते हैं, और उनकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें एक प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है और हर वार्ड से एक मेंबर को चुना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड में जानेंगे कि जो इलेक्शन है ग्राम पंचायत में, जितने भी जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को डायरेक्टली भेजते हैं, ठीक है। और अब ये नंबर्स जो मेंबर हैं उनके नंबर क्या क्या रहेंगे, कितने लोगों को हम चुन के भेजते हैं, इसके लिए हर स्टेट को अपने प्रकार की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जब ये एक्ट पास हुआ इसमें ये बताया गया कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है उसको पावर दी जाएगी कि कितने लोगों पर कितने लोगों को हम खड़ा कर सकते हैं या इलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी डिस्क्रिप्शन स्टेट के पास है, तो इसलिए हर स्टेट में थोड़ा ये डाइवर्स है, अलग अलग है। तो हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये बताया गया है कि अगर पॉपुलेशन 1750 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे है तो 5 लोगों को चुन के भेजना है। और इसके अलावा पॉपुलेशन 1750 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 2750 से नीचे होनी चाहिए। अगर इस पॉपुलेशन के बीच में जो लोगों को चुन के भेजना प्रतिनिधि को हुआ है 7। और उसके बाद पॉपुलेशन होनी चाहिए 1750 से ऊपर, लेकिन 3750 से नीचे होनी चाहिए, तब हमने चुनना है 9 लोगों को। और पॉपुलेशन होनी चाहिए 3750 और कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा होगी 4750। तो ऐसी स्थिति में हमने भेजना है 11 लोगों को। अब पॉपुलेशन होनी चाहिए 4750 से ऊपर, और जो जो लोग जिनको हम चुन के भेजेंगे वो है 13 की संख्या में। अब 243 डी में हम बात करेंगे रिजर्वेशन की सीट की। तो SC ST वुमेन और वुमेन कैटेगरी के लिए उनकी प्रोपोर्शन, उनकी पॉपुलेशन उस पंचायत में कितनी है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन दी जाती है। तो रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन चेयरमैन को भी मिलती है, प्रधान उप प्रधान की पोस्ट हो तो वहां पे भी मिलती है रिजर्वेशन, लेकिन उप प्रधान की नहीं मिलती है, ये आपने याद रखना है। और इसमें आगे एक्ट में ये भी कहा गया है कि 1/3 सीट जो है वो डिवाइडेड होगी, वो रिजर्व होगी ST SC और वुमेन कैंडिडेट के लिए। तो इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरेशन की समय कार्यकाल कितना होता है ग्राम पंचायत का, तो वो 5 साल का होता है। तो इसके अलावा आर्टिकल 243 एक्ट में ये बताया गया कि अगर कोई इंसान मेंबर बनना चाहता है पंचायत का, ग्राम पंचायत का, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 ईयर्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन की कि ग्राम पंचायत के क्या क्या फंक्शंस हैं।
तो ये मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है, एंडो किया गया है कि वो क्या-क्या फंक्शंस होंगे ग्राम पंचायत के, वो उनके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हर स्टेट में थोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा, विभिन्नता मिलेगी पावर एंड फंक्शन को लेकर। तो आर्टिकल 243 जी याद रखना, जो प्रोवाइड करता है कि क्या-क्या फंक्शंस और पावर मिलेगी ग्राम पंचायत को। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्राम पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स में कानून बनाने का या रूल या रेगुलेशन बनाने का अधिकार है। तो बहुत सारा अधिकार हम बोल सकते हैं ग्राम पंचायत में या ग्रास रूट लेवल की सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में दी गई है। तो पहला है जनरल फंक्शन। तो जनरल फंक्शन में हम बोलेंगे किसी प्रकार का कोई भी नई ऐसी स्थिति, कोई मैटर आता है, तो उस मैटर के साथ कोई काम करना, कोई लॉ या रूल रेगुलेशन बनाना, उस पे ग्राम पंचायत कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू टेक केयर द बेसिक फैसिलिटी। बेसिक फैसिलिटी में अगर रोड, बिजली, कोई भी हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार का, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बेसिक्स होती हैं, जो किसी एरिया के लिए। तो वो सारे काम, वो सारे पावर्स ये ग्राम पंचायत को ही दिए गए हैं। तो उसके बाद ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा वर्क या जो लोग जहाँ पे जुड़े होते हैं जिस काम के साथ, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कैसे मॉडिफाई करना, कैसे सुधार करना, कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी सारी पावर्स ग्राम पंचायत को दी गई है। उसके बाद हेल्थ, मैंने बोला कि हेल्थ के रिलेटेड कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम चलाना है, वो भी ग्राम पंचायत का होगा। एजुकेशन, स्कूल सिस्टम, उनके अपग्रेडेशन, फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें ग्राम पंचायत को दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम हो, कोई स्कीम्स हो, उनको कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए भी ग्राम पंचायत को इसकी पावर दी गई है। उसके बाद टैक्स कलेक्शन, अगर कोई एरिया को ग्राम पंचायत टैक्स कलेक्ट करना चाहता है, फाइनेंशियली साउंड होना चाहता है, ताकि उस पैसे से वो अपने एरिया में किसी प्रकार का कार्य कर सके, कोई काम कर सके, तो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को भी कुछ जस्टिस, न्यायालय पावर भी दी गई है कि लोकल लेवल पर वो कोई भी मामले, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, झगड़ा विवाद हो, तो उसको सॉल्व कर सकता है, उस पर अपना न्याय दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड पुअर। तो ये भी पावर दी गई कि अपने सोसाइटी में कोई भी वीकर सेक्शन है, पुअर है, जिनको किसी प्रकार की रिजर्वेशन या एक्स्ट्रा हेल्प, स्पेशलाइज्ड हेल्प देने की जरूरत है, तो ग्राम पंचायत उसको कर सकता है। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो हर एरिया का अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें तो डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं होती है, हर जगह एक नई भाषा होती है, कुछ भी किलोमीटर या डिस्टेंस के बाद, तो उनका अपने कल्चर होता है, एक संस्कृति हो, तो उस संस्कृति को प्रिजर्व करके बचा के रखना भी एक पावर है और फंक्शन भी है ग्राम पंचायत का। उसके बाद हर सोसाइटी में आपने देखा होगा कहीं न कहीं किसी प्रकार के सोशल एविल्स होते हैं, और उन एविल्स को दूर करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना भी ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बैन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग एक्टिविटीज। तो किसी प्रकार का जो नशे से रिलेटेड कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत कई स्टेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है कि किसी प्रकार का नशा या शराब वगैरह को उन्होंने बंद करवाया है। तो ये बहुत सारी पावर एंड फंक्शन ग्राम पंचायत की यहाँ पे हमने पढ़ी। अब हम पंचायत समिति में चले जाएंगे। तो पंचायत समिति में मैंने यहाँ पे पूरी स्लाइड्स में जो पैराग्राफ में लिखा वो सेम लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कैसा मिला रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को, किस अमेंडमेंट से मिला, कौन सा पार्ट है इसमें। अब तक आपको याद हो चुका कि पार्ट 9th है, शेड्यूल 11th है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी। अगर रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे पंचायत की बात करें, पंचायत समिति की बात करें, और जिला परिषद की बात करें। ठीक है, तो 3 टियर स्ट्रक्चर इसी प्रकार से देना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है रिटन पेपर में। पहले आपने थोड़ा स्ट्रक्चर बताना, पहले थोड़ा ब्रीफ देने के बाद फिर स्ट्रक्चर बता देना, फिर आपने सीधे आ जाना कि पंचायत समिति क्या है। तो अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति में 3 टियर स्ट्रक्चर है, और पंचायत समिति एक मिडिल पर, अगर हम इसको, आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो पंचायत समिति बीच में आता है, तो मिडिल लेवल का एक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लॉक लेवल पे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का, पंचायत राज सिस्टम का, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये एज ए बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। तो हिमाचल में अब तक 78 ग्राम पंचायत समितिज हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति। तो हर ब्लॉक में पंचायत समिति होगी, ठीक है,
और PS का मतलब पंचायत समिति, और इनके जो मेंबर की संख्या है वो भी विभिन्न है हर स्टेट में। तो ये लगभग 10 से लेकर कम से कम 10 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 के बीच में होती है। और 1 सीट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। अब ये डिवाइड की जाती है कि किस प्रकार से हर स्टेट में अलग अलग है कि कितने पॉपुलेशन पे हमने कितनी सीटें दे रही। जैसे हिमाचल की बात करें तो 3500 पॉपुलेशन पे एक सीट जो दी गई है। और इसके साथ होते हैं देयर एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब कि कुछ ऐसे सदस्य जो जिनको मेन पोस्ट कुछ और होती है और साथ में कुछ और कारोबार दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। तो जिसमें है SDM, SDO, BDO, इन सभी को ये एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इनके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो द फर्स्ट थिंग इज दैट दे शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद है कि 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए और किसी प्रकार की गवर्नमेंट बेनिफिटिंग नहीं होना चाहिए या गवर्नमेंट किसी पोस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मेंटली फिट होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। और पंचायत समिति की मेंबर की बात करें तो इसके जो मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन अंडर द अथॉरिटी ऑफ डेप्टी कमिश्नर। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 243D में, जिसमें ये बताया गया है कि पंचायत समिति में भी रिजर्वेशन होगी सीट की। ST और SC और वुमेन्स के लिए सीट की रिजर्वेशन होगी, जैसे हमने पंचायत ग्राम पंचायत में पढ़ा हुआ था, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उस पंचायत में, ठीक है। और जो रिजर्वेशन सीट होगी वो जो वहाँ पे चेयरमैन होता है उसके उसके लिए प्रधान बोलेंगे, उसके लिए उसकी रिजर्वेशन होगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन के लिए प्रोपोर्शन या क्राइटेरिया बोला गया है कि 1/3 ऑफ टोटल सीट, अगर 3 सीटें तो 3 में से एक सीट जो है वो रिजर्व रहेगी, चाहे चेयरपर्सन की हो या मेंबर्स की हो, वो रिजर्व रहेगी वुमेन्स के लिए, ST SC कैटेगरी के लिए। और आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, पंचायत समिति की ड्यूरेशन भी 5 साल की होगी और आर्टिकल 243 में ये बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट एज की बात करें तो एज मैंने आपको पहले बताया कि 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 243 एक्ट में बताया गया है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत समिति के जो फंक्शन है वो या पावर्स उनको क्या क्या दी गई, उनको डिस्कस करते हैं। तो फंक्शंस पावर अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें या पंचायत समिति या जिला परिषद की बात करें तो तकरीबन सेम ही रहती हैं। कुछ हद तक कुछ चीज़ें थोड़ा-सा उनके लेवल के हिसाब से थोड़ा चेंज होती है या एरिया के गवर्नेंस के हिसाब से चेंज होती है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पे महत्वपूर्ण रूप से जो लोकल गवर्नेंस है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, उन पे कानून बता सकती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा जो सिमिलर है उन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो जो नया फंक्शन या पावर आती है तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं पंचायत समिति। जनरल वर्क जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ जनरल वर्क्स होंगे, उन पे पंचायत समिति काम कर सकती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पे काम करेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि लैंड इंप्रूवमेंट और सॉइल कंजर्वेशन जो होता है किसी एरिया में, कि लैंड को कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए, कल्टीवेशन लैंड हो या कोई भी खराब लैंड हो तो उसको कैसे सुधारना है और सॉइल को कैसे बचा के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इस पर पंचायत समिति को पावर दी गई है। उसके बाद गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो अगर गरीबी अगर कहीं पे है तो उसको हटाना का काम भी पंचायत समिति का है। उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री, इनकम सोर्स के काम होते हैं, तो उसको व्यवस्था कैसे बनानी है, उस पे कैसे किस प्रकार से कानून बनाना है, तो ये काम भी पंचायत समिति का है। उसके बाद फिशरी से रिलेटेड हो गए, रूरल हाउसिंग, रूरल जगहों पे कैसे घर होने चाहिए या घरों की अगर कोई स्कीम है वो किस प्रकार से बांटनी है, ये काम भी पंचायत समिति का है। उसके बाद खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इन कामों को, इन व्यवसायों को कैसे बढ़ाना है, इन पे कैसे लोगों के लिए हेल्प करना है, तो ये काम भी पंचायत समिति का है। पीने का पानी की अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था, ये भी पंचायत समिति का काम है। और उसके बाद एजुकेशन की बात करें, वो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की अरेंजमेंट, उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्कूलिंग वहाँ पे या स्कूल है कि नहीं है, ये सारी सिस्टम को देखना भी पंचायत समिति का काम है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS बोलते हैं, जैसे कि सरकारी दुकानें होती हैं जहाँ से आप राशन लेते हैं, उनका मैनेजमेंट कहाँ पे कैसा होना चाहिए, कहाँ पे दुकान होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का देखना का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार बोल सकते हैं, ये ग्राम पंचायत समिति को दिया जाता है।
लास्ट स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं रूरल गवर्नमेंट का, या वो है जिला परिषद। तो जिला परिषद आपने देखा होगा कि अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे ऊपर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आता है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हिसाब से इसको बनाया गया है, जिसमें एक नया पार्ट जोड़ा गया है, पार्ट 9th, और नया शेड्यूल 11 जोड़ा गया है, जिसमें लगभग 29 सब्जेक्ट्स दिए हैं। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ये बताया गया कि किस प्रकार के कौन कौन से फंक्शन या कौन कौन से पावर्स दी गई है। तो ये आपने, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, तो आपने ये स्ट्रक्चर बताना, ताकि आपका देखने वाला इवैल्यूएटर आसानी से समझ सके कि आप क्या बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, तो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, जो जिला परिषद का स्ट्रक्चर में हम देखें तो जो जिला परिषद है सबसे टॉप लेवल पे है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे मैंने आपको बताया। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश में जो जिला परिषद है वो 12 होंगे, 12 जिले हैं तो 12 जिला परिषद होंगे, ठीक है। तो उनकी जो पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, उसका उल्लेख या उसको कौन डिटरमाइन करेगा, कौन निश्चित करेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 243 ए में ये बताया गया है, जो अमेंडमेंट हुआ 73rd अमेंडमेंट, उसमें ये बताया गया कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन में कि कौन कौन से लोग होंगे। अगर हम बात करें मेंबर्स की जिला परिषद की, तो ये 10 से 30 के बीच हो सकते हैं, ठीक है, इनके मेंबर, और उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ईच वार्ड्स, ठीक है। अब 40,000 की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक सीट दी जाती है, ठीक है, और जिसमें से चेयरमैन बनाया जाता है पंचायत समिति का, जिसमें कौन कौन से लोग होते हैं, जिसमें जो चेयरमैन होते हैं पंचायत समिति के वो होते हैं, और मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं इसका पार्ट, और ये सारे लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जिला परिषद के। एक्स ऑफिशियो का दोबारा मैं आपको बता दूं कि एक्स ऑफिशियो मतलब जिनको उनकी मेन पोस्ट कुछ और होती है, लेकिन वो इसका भी पार्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो जिला परिषद में एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा, जिसको इलेक्ट किया जाएगा। जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं, सारे मेंबर होते हैं, इनको कह सकते हैं, इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, तो इनको उन लोगों में से इलेक्ट किया जाता है जब जिला परिषद के जो लोग जो जिनको डायरेक्टली चुन के भेजते हैं। तो अब हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ इनकी मेंबर्स की, तो उनकी कम से कम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और जो कि किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का बेनिफिटिंग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से गवर्नमेंट का सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए, और मेंटली फिट होना चाहिए। तो दोबारा से अब रिजर्वेशन की बात करें तो 243 डी में रिजर्वेशन दी गई है कि एस टी वुमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी, और उनके पॉपुलेशन के हिसाब से वो रिजर्वेशन दी जाएगी, और साथ में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए भी रिजर्वेशन का उल्लेख है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन कितनी मिलनी चाहिए, तो रिजर्वेशन 1/3 टोटल सीट्स मिलनी चाहिए। और साथ में अगर बात करें इसकी ड्यूरेशन की, कि समय कार्यकाल कितना होगा, तो वो भी 5 वर्ष है। और दोबारा से वही चीज़ है कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो है 21 ईयर्स, आर्टिकल 243 ऐप के हिसाब से वही इसका मेंबर बन सकता है। करते हैं जिला परिषद के, तो जिला परिषद के फंक्शन भी कुछ हद तक सेम रहेंगे, कि जिला लेवल पे अगर कोई सामान्य वर्क है तो वो जिला परिषद के पास जाएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, लैंड इंप्रूवमेंट, सॉइल इंप्रूव कंजर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कहने का अर्थ है कि अब एरिया बड़ा हो गया, लेवल भी बड़ा हो गया, तो इस लेवल पे जो प्रोग्राम है ये हायर अथॉरिटी जिला परिषद रहेगी। तो जैसे कि नेक्स्ट लेवल पे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री फार्म हो गया, फिशरीज हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया, जिला लेवल पे खादी विलेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज होगी, ड्रिंकिंग वाटर होगी, एजुकेशन प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये सारे काम हैं जिला परिषद के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट की, इसके फीचर, मेन फीचर की ओर। तो मैंने आपको बोला कि 74th अमेंडमेंट एक्ट जो अर्बन गवर्नमेंट है या शहरी सरकार के लिए बनाया गया है, शहरी लोकल जो सरकार बनती है, स्थानीय सरकार, उसके लिए बनाया गया है। अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जेनेसिस या स्टेटस या उसकी शुरुआत कब हुई अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, वो 74th अमेंडमेंट की वजह से हुई, जो 1992 में पास हुआ, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अब याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जब इंसर्ट हुआ, उस पार्ट को बोलते हैं 9th ए। याद रखना आपने, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट इंसर्ट हुआ, वहां पे जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में 9th था या 9th ए हो गया, और जो शेड्यूल है नया ऐड हुआ, शेड्यूल 12th।
और आपने देखा होगा रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में 29 सब्जेक्ट्स थे और यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 18 विषयों पे जो है अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो ये जो आर्टिकल इसके स्टार्ट होंगे होंगे 243 P टू 243 ZG तक। बिल्कुल याद रखना है अपने फैक्ट्स को, ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा या एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश में जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ पे 3 प्रकार का स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले या सबसे नीचे लेवल पे हम बोलेंगे नगर पंचायत। उसके बाद आ जाता है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, और उसके बाद जो लास्ट या हाईएस्ट लेवल पे आता है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हिमाचल प्रदेश का जो म्युनिसिपल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो कब उस पे जो गवर्नर की जो असेंट है, जो सिग्नेचर कब मिला, वो तब मिला 18 अक्टूबर 1994 को। तो जिस प्रकार से मैंने रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का डायग्राम बताया था, इसी प्रकार से अर्बन लोकल गवर्नमेंट का या म्युनिसिपैलिटी का जो स्ट्रक्चर है, सरकार का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया है। सबसे नीचे आपका आ गया नगर पंचायत, फिर मिडल में आ गया म्युनिसिपल काउंसिल, और सबसे ऊपर आ गया आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब थोड़ा-थोड़ा इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में तीनों गवर्नमेंट है क्या, इनको अगर आपसे कोई पूछा जाए या आपको कोई लिखित रूप से लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखेंगे आप? नगर पंचायत का मतलब है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से अलग-अलग स्टेट में बुलाया जाता है। तो यहाँ पे हम नगर पंचायत बोलेंगे। तो नगर पंचायत का मतलब है कि उस प्रकार का एरिया, ऐसा एरिया जो ट्रांसिशनल हो। ट्रांसिशनल मतलब जो अभी बीच में पहुंचा है, ना ही वो अर्बन है पूर्ण तरह, ना ही रूरल है, तो अभी वहां पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं नगर पंचायत। तो उसके बाद आ गया म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल जो होता है स्मॉलर अर्बन एरिया, तो ये बोल सकते हैं कि जो कुछ छुटमुट रूप से ना ही पूर्ण रूप से अर्बन है, ना ही रूरल है, तो ये थोड़ा सा नगर पंचायत से थोड़ा ऊपर होता है, तो इसको बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। उसके बाद फिर लार्जर अर्बन एरिया, जो कि स्मॉलर अर्बन एरिया से लेकर जाके हम नेक्स्ट लेवल अर्बन एरिया के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पे जो सबसे बड़ा अर्बन एरिया माना जाता है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा 10 लाख से तकरीबन ऊपर होती है, तो उसी को ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ट्रांसनेशनल एरिया या स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, ये किस प्रकार से स्पेसिफाई कर होंगे, किसको हम बताएंगे कि म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या नगर पंचायत है। तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, तो उनको कौन डिफाइन, जैसे गवर्नर जो अपने एक नोटिफिकेशन के हिसाब से बताता है कि किस चीज़ को, किस एरिया को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उसके लिए जो कुछ फैक्टर्स हैं, कारक वो इस प्रकार से हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ का जो रेवेन्यू जनरेशन है लोकल गवर्नमेंट का वो किस प्रकार से है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, और कितने परसेंट जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हैं। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब जो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते हैं और दूसरे जॉब्स वगैरह करते हैं, दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हैं। तो इन सारे फैक्टर के आधार से इन एरियाज को डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो म्यूनसिपैलिटी के जितने भी अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया। उस एरिया के जिस कॉन्स्टिट्यूशन या जिस टेरिटरी के वो लोग होते हैं वहाँ पे वार्ड बनाया जाता है और उस वार्ड से उन लोगों को चुना जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को इनके इलेक्शन का जो अलग अलग लेवल है, तो अलग अलग लेवल के लिए अलग प्रकार का इलेक्शन का प्रोविजन भी बनाया है और स्टेट पे ही डिपेंड करता है, हर स्टेट में ये डिफरेंट है। और उन जो मेंबर जो चुने जाते हैं उन मेंबर में से चेयरमैन को भी इलेक्ट किया जाता है। अब आर्टिकल्स जो हैं, इन आर्टिकल को हमने याद रखना है, जिस प्रकार से रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के हमने याद किया था। तो आर्टिकल 243 में जो है डेफिनेशन है अर्बन गवर्नमेंट किस प्रकार से होती है। फिर इसकी नेक्स्ट में आर्टिकल में ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी की। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में बताया कि कंपोजिशन म्यूनसिपैलिटीज की किस प्रकार से होनी चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल उसमें ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स, ठीक है, वार्ड वार्ड की या तो कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में बताया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना चाहिए तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है या उसके क्या आधार होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। उसके बाद पावर टू इम्पोज टैक्स एंड कलेक्ट फंड। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन की बात है। फिर उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट के बारे में बताया गया है। फिर इलेक्शन किस प्रकार से होने से म्यूनिसिपैलिटीज में वो बताया गया है। फिर एप्लीकेशन यूनियन टेरिटरी में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी वो किस प्रकार से होगी, उसका व्याख्या इस आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद कुछ पार्ट जो सेंटेन एरिया में जो म्यूनिसिपल अर्बन लोकल गवर्नमेंट के जो अप्लाई नहीं होंगे, तो कौन कौन से एरिया में अप्लाई नहीं होंगे वो यहाँ पे बताया गया। फिर कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए ये भी बताया गया है, एक नई चीज़ है इस अर्बन लोकल गवर्नमेंट में। उसके बाद कमिटी फॉर मेट्रोपोलियन जो प्लानिंग होती है उनके लिए बनाया गया है। फिर कुछ लॉज जो ऑलरेडी कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हो, कुछ एरिया में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन लोकल गवर्नमेंट एरिया के लॉ बनने के बाद या उससे पहले कुछ लॉ चल रहे हैं, उन लोगों को कैसे किस प्रकार से कंटिन्यू करना है या एग्जिस्ट करके रहेंगे वो, तो उसके व्याख्या इसमें की गई है इस आर्टिकल में। उसके बाद नेक्स्ट में ये बताया गया कि किन किन चीज़ों में या किन किन मैटर्स में जो कोर्ट है वो अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, इसकी इंटरफेरेंस पर रोक है। तो अब हम बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। सबसे पहली बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे बनता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनता है एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे बिगर सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, इन बड़ी बड़ी सिटीज़ के लिए बोल सकते हैं जहाँ जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्रिएट किया जाता है। और ये सारी जो पावर्स है जो क्रिएट करने की वो स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है, उनके डिस्क्रिशन के हिसाब से ही ये बनाए जाते हैं और इस पावर को दिया गया है पार्लियामेंट ने। अब यूनियन टेरिटरी में भी पार्लियामेंट करता है डिसाइड ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बनाने का। तो इसके जो मेंबर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डिफरेंट होंगे और ये मेंबर जो है 40 से लेकर 150 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। तो 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1983 में, और उसने जो रिकमेंडेशन की वो इस प्रकार से की कि कितने परसेंट लोगों में कितने लोगों को चुना जाना चाहिए। तो ग्रेड 1 बताया इन्होंने यहाँ पे, ग्रेड 1 में बोला कि 3 से 5 लाख लोग हो तो 50 मेंबर होना चाहिए। ग्रेड 2 में बताया इन्होंने कि 3 से लेकर अगर 10 लाख की आबादी हो तो 51 से 75 तक, और ग्रेड 3 में हो तो जिसमें 10 टू 20 लाख की बात की है, और इसमें होने चाहिए 76 से 100 के बीच में। और जो लास्ट और फाइनल ग्रेड है उसमें 4th में अगर अबव 20 लाख है तो 101 से लेकर 115 के मेंबर्स हो सकते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारी और भी अथॉरिटी होती है, बहुत सारे और भी लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि नेमली काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी होती है और कमिश्नर होता है साथ में। तो जो कॉर्पोरेशन का और जो काउंसिल है, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिलर, जो कॉर्पोरेशन के जो काउंसिल है उसमें काउंसिलर होते हैं, जिन काउंसिलर से ही ये कॉर्पोरेशन बनता है। इन सभी लोगों को, मैंने कॉर्पोरेशन के इन काउंसलरों को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों द्वारा, और उसमें से कुछ को नॉमिनेट भी किया जाता है। तो कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है उसको हम मेयर बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। और उसके साथ एक और पोस्ट क्रिएट की जाती है उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, जिसको बोलते हैं डेप्टी मेयर, ठीक है सर। और साथ में एक स्टैंडिंग कमेटी भी क्रिएट की जाती है, और ये स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है जो वर्किंग है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, क्योंकि बहुत सारा लार्ज एरिया होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, 20 लाख से ऊपर अगर लोग हो रहे हैं वहाँ पे मेयर और डिप्टी मेयर काम नहीं कर सकता, तो इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत होती है ताकि वो अपने काम अच्छे से कर सके। और वो विभिन्न प्रकार के कामों के साथ डील करते हैं, जिसमें है कि पब्लिक वर्क लाइक एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस, ठीक है। और साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक और पोस्ट दी जाती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी जाती है, जिस प्रकार से अगर हम हमारे गवर्नेंस सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि सीएम होता है तो सीएम के साथ चीफ सेक्रेटरी होता है, उसी प्रकार से पीएम के साथ भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होता है, आईएएस। तो इसी प्रकार से मेयर के साथ भी एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है। जब मेयर या डिप्टी मेयर कोई वो लेता है, डिसीजन लेता है, कोई नीति बनाता है, तो उस नीति को बनाने के बाद, उसका डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन पार्ट करता है, उन डिसीजंस को जो काउंसिल में ले जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, साथ में आप किसकी हेल्प के साथ से, स्टैंडिंग कमेटी के साथ, ठीक है ना। और ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है
जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है ये एक जनरली आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शन जो हैं वो इस प्रकार से कि कुछ फंक्शन इसको लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब जो ऐसे फंक्शन जहाँ पे वो कुछ रूल रेगुलेशन लॉ बना सकते हैं, तो ऐसे कानून को विधायी शक्ति बोल सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस, आपने देखा होगा कि टैक्स कलेक्शन वाले काम भी उसमें हमारे आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कई लोगों को ये नियुक्ति भी कर सकते हैं, कई लोगों के ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो उनके अंडर आती है एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से चलाने के लिए। कुछ जुडिशियरी पावर्स भी दी है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाए। इन्वेस्टिगेटरी पावर भी दी गई है कि ऐसा कोई केस आए जहाँ पे कोई करप्शन या कुछ ऐसी चीज़ों पे मिसअप्रोवेशन हो, तो ऐसी स्थिति में वो इन्वेस्टिगेशन जैसे चीज़ें कर सकती है। सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ें कर सकती हैं, सफाई अभियान उस एरिया में किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार की नीति चलानी चाहिए। वाटर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ या कोई भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, आपने देखा होगा कि जो लार्ज शहर हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन, वहाँ पे लोग जो बाहर से आके वहाँ बसने लग पड़ते हैं, तो धीरे-धीरे वहाँ स्लम बन जाते हैं, गरीबी बस्ती बन जाती हैं। तो उन गरीब बस्तियों को किस प्रकार से सुधारा जाए, उनको वहाँ से निकाल के एक उनका जो जीवन का स्तर किस प्रकार से सुधारा जाए, तो बोल सकते हैं कि उनके लिए जो भी कार्य है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर जहाँ पे लोग ज़्यादा रहें तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रोड और ब्रिजेस को कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन, डेथ एंड बर्थ का करना बहुत ज़रूरी होता है, ये सारा काम इनका रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। फायर सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, टू इशू लाइसेंस। तो कह सकते हैं कि तकरीबन बहुत सारे विभिन्न प्रकार के काम हैं या पावर अथॉरिटीज जो है, अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई है। अब हम यहाँ बात करते हैं मेयर की। तो मेयर पे थोड़ा पर्टिकुलर हमने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है, उस इंस्टीट्यूशन का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो हेड है, उसको मेयर बोलते हैं। और अब तक बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो देयर आर अबाउट 150 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज एस्टेब्लिश्ड इन शिमला, इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल में अब पहले 2 थे, अब उसके बाद मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला कि 2 के बाद इसको इंक्रीज कर दिया और करंटली हमारे पास अब 5 जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है वो मेयर होता है, और उप मेयर जो होता है वो असिस्ट करता है किसको, मेयर को। तो इस प्रकार से जो मेयर है और जो उप मेयर है उसको इलेक्ट किया जाता है उनके मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। जब मेंबर को इलेक्ट किया जाता है तो कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है। तो देयर वर्किंग आवर्स हैव नॉट फिक्स्ड, उनके वर्किंग आवर फिक्स नहीं है कि कितने समय के लिए कितनी देर तक काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करती है स्टेट लेजिस्लेचर पे, स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से काम करते हैं। तो हिमाचल में बात करें कि जो ये मेयर उप मेयर है, इनका जो वर्किंग पीरियड है वो 2 इयर्स एंड 6 मंथ होता है, मतलब 2.5 साल होता है। तो 2.5 साल के बाद ये चेंज होते हैं, तो इसके बाद इनके मेंबर में से जो नए लोगों को चुना जाता है। अब हम बात करते हैं पावर फंक्शन ऑफ मेयर्स की। तो बहुत सारी पावर एंड फंक्शंस जो विभिन्न है, वो इसलिए विभिन्न है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इन सब चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। तो अब जो पावर्स इस प्रकार से, पहली बात है कि जो मेयर की बात करें और मेयर की बात करें तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो भी मीटिंग होगी उसको जो हेड ये होंगे, संचालन ये करेंगे। और उसके बाद ही कैन रिमूव एनी मेंबर हु मेक्स हडल इन द मीटिंग ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी प्रकार की कोई सदस्य हडल करता, कोई चीज़ों को इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, काम में इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो उसको रिमूव करने की शक्ति है। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग ये बुला सकते हैं, इनको पावर है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो बोल सकते हैं व्हेन देयर इज इक्वलिटी, अगर कई बार वोटिंग होती है किसी भी चीज़ को पास, किसी बिल को पास करने के लिए, किसी प्रपोजल को पास करने के लिए, तो अगर वहाँ इक्वलिटी आ जाए वोट्स की, तो ऐसी स्थिति में जो फाइनल डिसीजन वो भी मेयर का ही रहता है। तो पहला फंक्शन। अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है इसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या-क्या रहती हैं। तो ये याद करना, ये समझना ज़रूरी है। पहला मतलब ही कैन एग्जामिन एनी रिकॉर्ड्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो कोई भी रिकॉर्ड जो है उस एरिया का जहाँ का वो हेड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो किसी भी रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। और उसको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए म्युनिसिपल कमिश्नर से, तो वो कभी भी एनी टाइम उससे ले सकता है। उसके बाद एक और फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी
ऐसा इंसान को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट कर सकता है जिसकी मंथली सैलरी 5,000 तक, बोल सकते हैं कि 5,000 तक की सैलरी के एम्प्लॉइज को ये अपॉइंट कर सकता है अपनी शक्ति के अनुसार। और सम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव ए मेयर हैव आल्सो बीन गिवन इमरजेंसी पावर। तो कई जगहों पे, यहाँ पे हमने मेयर करना स्पेलिंग को, तो कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ इमरजेंसी पावर्स भी दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वो है फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है। तो एनुअल बजट होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और वो किस प्रकार से बनेगा, वो जो गाइडलाइंस है या जो भी सुपरविजन है वो मेयर का ही रहता है। उसके बाद फाइनल डिसीजन ऑफ बजट मेड बाय मेयर, तो मेयर पर ही इसके फाइनल डिसीजन लेता है जो बजट होता है उसका। उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसीव ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू मेयर। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्टेट के थ्रू कई बार ग्रांट मिलती है, कई बार बहुत सारे ग्रांट मिलती है। तो ग्रांट जो मिलती है वो रिसीव होती है और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाती है, वो थ्रू मेयर ही होती है। अब हम नेक्स्ट जो पावर एंड फंक्शन वो पढ़ रहे हैं, वो है कि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जिस प्रकार का देश का पहला सदस्य प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार से अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो फर्स्ट सिटीजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट इज मायर। और इसलिए किसी भी प्रकार से अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे वहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है तो उसको वेलकम करने के लिए म्युनिसिपल जो मायर ही जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई काम, उसका फाउंडेशन बनाना है या फाउंडेशन डालना है, तो उसकी शुरुआत के लिए भी मेयर ही जाता है। तो ही इज द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये एज ए चेयरमैन जो होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, वो भी मेयर ही होता है। अब हम बात करते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर जनरली बोल सकते हैं एक सिविल सर्वेंट होता है जो कि एग्जीक्यूटिव वर्क करता है, इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है वो वाला वर्क करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने आपको बताया, वो डिसीजन जो मेयर के उसको लगा के आगे वो करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि टर्म म्युनिसिपल कमिश्नर की जो टर्म है, जो समय हो कितना, वो फिक्स नहीं है, वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी पावर कुछ होती है, क्वाशी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी होते हैं। क्वाशी लेजिस्लेटिव मतलब कह सकते हैं कि जो कुछ कानून पारित करने वाले काम या ऐसे कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी बना सकता है म्युनिसिपल कमिश्नर, जो उसको लगता है कि उसके म्युनिसिपलिटी में होने चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो होती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी हैं और कुछ इमरजेंसी पावर्स भी रहती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, म्युनिसिपल कमेटी, काउंसिल, नगर पंचायत की बात करें तो वो इस प्रकार से हैं। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मैंने आपको बोला अर्बन लोकल गवर्नमेंट में, वहाँ पे बोला कि बिगर सिटी के लिए सबसे ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। फिर उस गवर्नेंस को सही से चलाने के लिए देयर वुड बी ए म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। फिर नगर पंचायत हो गया। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 74th अमेंडमेंट में ये एक स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो सभी स्टेट्स में फॉलो किया जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अलग-अलग तरीके से बनाया गया, इनका अलग-अलग नाम है। अगर इस पूरी स्लाइड में पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र, गुजरात में अलग-अलग जगहों पे इनको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसको बोलते हैं म्युनिसिपल बोरो, उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल बोर्ड, तमिलनाडु में कुछ और नाम से। अगर हम बात करें हिमाचल में, तो हिमाचल में जो म्युनिसिपैलिटी है उसको डिवाइड किया गया वार्ड्स में, ठीक है? उनकी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, की कैपेसिटी के हिसाब से। और जो मेंबर होते हैं म्युनिसिपैलिटी का, उनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, और जिनको वार्ड बोलते हैं। और देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पंचायत में बोलते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, प्रधान हो सकता है, जिनका टेन्योर नॉर्मली 5 साल का होता है। और वो कब स्टार्ट होता है उनका टेन्योर, जब उनकी पहली मीटिंग होती है। तो हम फंक्शन करते हैं म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पंचायत की, तो दोनों का कंबाइन एक मर्ज करके मैंने फंक्शंस बताए हुए हैं। तो फंक्शन में अर्बन प्लानिंग, तो अर्बन की से रिलेटेड है, तो अर्बन प्लानिंग कैसे करनी है, अपने एरिया के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से वो करते हैं। प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज, जब कहीं पे आपको पता है शहरी जगहों पे जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो आग लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, आबादी बढ़ने के साथ तो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैफिक का चांस ज़्यादा रहता है प्रति साल। तो वहाँ पे रोड ब्रिजेस बनाना भी काम इन काउंसिल्स का रहता है। अर्बन एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा होती है क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पॉवर्टी को कैसे, जो लोग पिछड़ जाते हैं उनको कैसे आगे लाना है, गरीबी कैसे दूर करना है, ये काम भी
अर्बन लोकल गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद स्टेटिक्स ऑफ बर्थ एंड डेथ का भी। उसके बाद स्लम इम्प्रूवमेंट और उनकी अपग्रेडेशन कैसे करना है, लैंड को कैसे रेगुलेट करना है, वाटर सप्लाई को कैसे मेंटेन रखना है। कैटल एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, बहुत सारे जानवर होते हैं जो आवारा जानवर होते हैं, लोग उनको छोड़ देते हैं, तो उनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। गौशाला जैसे कई सर्विसेज बनाई, कई स्थान बनाए होते हैं जहाँ पे उनको आवारा पशु को रखा जाता है। प्रमोशन ऑफ कल्चर, मैंने आपको हर एरिया का अपने लेवल का एक कल्चर होता है, अपनी संस्कृति, उस कल्चर को एक तो प्रिजर्व करना और साथ में उसको प्रमोट करते रहना। सेफ गार्ड ऑफ वीकर सेक्शन, जो लोग पिछड़ जाते हैं तो उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाते रहना है, तो ये सारे काम रहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स पूरा ये यूनिट खत्म हो चुका है जो लोकल गवर्नेंस के ऊपर था कि स्थानीय सरकार किस प्रकार से है। तो स्थानीय सरकार मैंने जैसे आपको बताया 2 प्रकार की है, लोकल, अर्बन और रूरल। तो ये थोड़ा-सा ब्रीफ में मैंने यहाँ बताया गया है इस पूरे यूनिट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। लेकिन अगर आप पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए एक अलग से पूरा पेपर एक लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है जो कि फाइनल ईयर को पढ़ाया जाता है। अगर आप उसको जानना चाहते हो, उसमें और पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उनको देख सकते हैं। तो आई होप कि आप वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश दोनों वर्ज़न में मैं बनाता हूँ। तो अगर कहीं पे कुछ चीज़ रह जाती है, कमी रह जाती है, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें अपने मैसेज में, कमेंट सेक्शन में जाकर, ताकि मैं उन चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ। और अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में पता लगता रहे और उसके लिए आपको प्रेस भी करना होगा बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।